मुझे अपनी देवरानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमेशा मुझे उससे ईर्ष्या रहती थी, जलन होती थी। इस जलन का कारण ये था कि वो अपनी शादी के बाद ही माँ बनने वाली थी और एक मैं थी जो हमेशा अपनी सास के ताने सुनती रहती थी। मेरी सास तो मुझे अक्सर कहती थी कि मैं तेरा अपने बेटे से डाइवोर्स करा दूंगी। और मुझे बहुत ज्यादा हैरानी तो उस दिन हुई जब मेरी देवरानी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि दीदी, मैं जिस दिन अपने बच्चे को जन्म दूंगी ये सब लोग मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आई थी, क्योंकि जहां एक तरफ मेरी सास मुझे बच्चे के लिए दिन रात ताने मारती थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी देवरानी के बच्चा होने पर उसे क्यों घर से बाहर निकाल देगी। जैसे जैसे मेरी देवरानी की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था, उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब बच्चे को जन्म लेना था। जब वो डिलीवरी के लिए अंदर गई तो साथ में मुझे भी ले गई और मुझे कहने लगी कि दीदी, ये लो मेरा बच्चा, आप इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं तो वैसे भी बांझ थी और अगर मेरी देवरानी मुझे अपना बच्चा दे रही थी तो ये मेरे लिए तो अच्छी ही बात थी। मैं तुरंत बच्चे को वहां से बाहर ले गई। कुछ देर में जब मैंने बच्चे को दूध पिलाने के लिए कपड़ा बच्चे के मुंह से हटाया तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उस कपड़े में बच्चा तो था ही नहीं, उसमें तो मेरे पति की। हर किसी की जिंदगी फूलों के गुलदस्ते जैसी नहीं होती। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी इम्तिहान से जरूर गुजर रहा होता है, पर पता नहीं मेरी जिंदगी में भगवान ने इतने इम्तिहान क्यों दिए थे। मैंने तो सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करेंगे, कोई कमी नहीं थी मुझ में, मैं बहुत सुंदर थी। जब मैं 18 साल की ही हुई थी तभी से मेरे लिए शादी के रिश्ते आने लगे थे, लेकिन मैंने पहले अपनी पढ़ाई खत्म की और उसके बाद ही शादी की। अपनी शादी को लेकर मैंने जो सपने देखे थे वो बहुत जल्दी ही टूट गए। शादी के अगले दिन ही जब मैं सुबह सवेरे उठकर किचन में गई, सोचा फटाफट से जाकर सब अपने पति और अपने ससुराल वालों के लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। पीछे से मेरी ननद मेरे कमरे में पहुंच गई। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस अपने कमरे में आई तो मेरे रूम का सारा सामान इधर उधर पड़ा था। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। दरवाजे पर खड़ी खड़ी मैं ये सब कुछ देख रही थी। आप जानते हैं कि अंदर कौन था? जानते ही हैं, मेरी ननद थी। मैंने उससे पूछा, सोनिया तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो और ये सब क्या है? मेरी बात सुनकर भी उसके चेहरे पर किसी तरीके की कोई शर्मिंदगी, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई दी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर मैंने उसे अपने कमरे में ये सब करते हुए देख भी लिया तो क्या हो गया। उसने मुझे बड़ी ही बेशर्मी से जवाब दिया कि क्या, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पर वो क्रीम ढूंढ रही थी जिसे लगाकर आपका चेहरा इतना सफेद हो गया है। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने कहा, अगर तुम किसी क्रीम के बारे में ही जानना चाहती थी तो तुम्हें कमरे में ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे सीधा सीधा पूछ लेती। और वैसे भी मेरा रंग किसी क्रीम की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरी ननद सोनिया का रंग थोड़ा दबा हुआ था। मेरी ऐसी बात सुनकर वो कमरे से गुस्से से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में जैसे ही मेरे पति अंकित कमरे में आए, मैंने उनको उनकी बहन के बारे में सब बताया। उनकी बातों ने तो मुझे और भी ज्यादा हैरान कर दिया। वो कहने लगी कि देखो, सोनिया थोड़ी जिद्दी है, उसको जो मन करता है वो वही करती है, तो बेहतर ये है कि तुम इस घर में रहकर उसे दुश्मनी मोल मत। वो जो बोलती है, जो कहती है वो कर लिया करो, नहीं तो तुम्हारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पति की इस तरीके की बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। साथ ही उन्होंने मेरे हाथ भी बांध दिए थे कि अब आगे से मेरी ननद कुछ भी करती तो मैं उसे कभी कुछ नहीं बोल पाती थी, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पति की वजह से। जब पति ही साथ ना हो तो ससुराल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। एक दिन सोनिया मेरे कमरे में आई और मेरी अलमारी में से जितने भी गहरे रंग के कपड़े थे वो सब निकाल कर ले गई। मैंने उससे इस बात की वजह पूछी तो वो मुझे कहने लगी कि भाभी, आपको अगर इस घर में रहना है तो आप इतने गहरे रंग के कपड़े नहीं पहन सकते। मैंने पूछा क्यों? तो वो कहने लगी क्योंकि आपका रंग गोरा है, जब आप गहरे रंग के कपड़े पहनती हैं तो आप बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं। आपके सामने मैं जैसे काली स्याही लगती हूँ। मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। इसलिए मुझे तो आज तक ये बात ही समझ नहीं आई थी कि जिस दिन से मैं इस घर में आई थी वो अपनी बराबरी मुझसे क्यों करती थी, वो क्यों मुझे और अपने आप को तौलती थी। आज मेरे पति के आने के बाद मैंने फिर से उन्हें उनकी बहन की हरकत के बारे में बताया। उनका जवाब वापस पहले ही जैसा था।
सोनिया तुम्हें जो भी कहती है वो तुम कर दिया करो, छोटी है वो। आज तो मैंने उनसे गुस्से में पूछ ही लिया कि मेरी शादी आपसे हुई है या सोनिया से, कि मैं आपकी भी बातें मानूं और उसकी भी बातें मानूं। मेरी शादी को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन आज तक भी मेरे पति और मेरे बीच कोई खास बातचीत नहीं होती थी। 2 अजनबी लोगों की तरह रहते थे हम एक कमरे में। मुझे तो लगता था कि अगर शादी ऐसी ही होती है तो इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही थी। ये तो मुझे बस अपनी नौकरानी से ज्यादा कुछ और नहीं समझते थे। सिर्फ इनकी खातिरदारी में लगे रहो, इनकी सभी चीजें खाना समय पर देते रहो, उससे ज्यादा की मेरी औकात नहीं थी इनकी नजरों में। मुसीबत सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। अब मेरी सास ने मुझसे हर दूसरे दिन ये सवाल करना शुरू कर दिया था कि कोई खुशखबरी है या नहीं। मैं उन्हें हमेशा यही जवाब देती थी कि नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं है, और इतनी जल्दी भी क्या है। तो मेरी सास कहने लगी कि वाह, तुम्हारे खुद के अंदर कमी है तो तुम ये बोल रही हो कि इतनी जल्दी भी क्या है। मेरी बहन की बहू तो शादी के दूसरे हफ्ते में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, और मेरी बहन ने मुझे कितने गर्व के साथ ये बात बताई थी। और एक तुम हो जो शादी के 2-2.5 महीने बाद भी एक सूखे पेड़ की तरह घर में घूमती रहती हो। मेरी सास की इस तरीके की बातों से मेरा दिल तो जैसे छलनी हो जाता था। क्या ऐसे लोगों को भगवान से भी डर नहीं लगता? कैसे इस तरीके की बातें कर लेते हैं ये? कैसे किसी का मन दुखाते समय सोचते भी नहीं? खैर, मैं क्या ही कर सकती थी। जब पति ही साथ नहीं था तो सास ननद को कुछ बोलती भी तो क्या। अब तो ये दोनों मुझे हमेशा ही ताना देते रहते थे। इनके ताने सुनते सुनते साल ऐसे गुजरा जैसे हाथ से मिट्टी। लेकिन अभी तक भी मेरी तरफ से कोई खुशखबरी नहीं थी। अगर मैं आपको सही बताऊं तो मेरे पति ने कभी बच्चे के बारे में मुझसे बात तक नहीं की थी, जैसे उन्हें चाहिए ही नहीं था। तो क्या ये अकेले मेरे से होता? इतनी निजी बातें मैं कैसे अपनी सास ननद को बता देती, आप बताइए। समय के साथ साथ मेरी सास मुझ पर हावी होने लगी थी। अब तो वो मुझे ये तक कह देती थी कि अब हम तुम्हें कुछ ही दिन और बर्दाश्त करेंगे, अगर तब भी तुमने हमें खुशखबरी नहीं दी तो मैं तुम्हारा अपने बेटे से तलाक करवा दूंगी। उनकी इस तरीके की बातें मुझे किसी तीर की तरह चुभती थी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि आपकी मम्मी मुझे ऐसे बोलती है कि वो आपका और मेरा तलाक करा देंगी। तो जो जवाब मैंने अपने पति से सुना, उसे सुनकर मुझे किसी तरीके का कोई अचंभा नहीं हुआ। वो ऐसे ही थे। मेरे पति ने मुझे जवाब में कहा कि देखो, मैंने तुमसे शादी भी अपनी माँ के कहने पर ही की थी, और अगर मेरी माँ ये चाहती है कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूं तो मैं वो भी करूंगा। अपने पति के मुंह से इस तरीके की बात सुनकर अब मेरा मन उनसे भी उठने लगा था। उनके साथ तो रहती थी पर पास नहीं थी। अब तो मेरी सास बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगी थी। बात यही थी कि वो मेरे देवर के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन इन सब के बीच भी वो और मेरी ननद मुझे ताना देने से बाज नहीं आते थे। अक्सर कहते थे कि तुम जल्दी ही कुछ सोच लो, नहीं तो अपने छोटे बेटे की शादी के साथ साथ मैं अपने बड़े बेटे के लिए भी लड़की ढूंढ लूंगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कि एक बार डॉक्टर से मिल लेती हूँ, हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो, एक बार इलाज करवा लेती हूँ अपना, शायद भगवान मेरी भी गोद भर दे। मैंने अपने पति अंकित को कहा कि यहाँ की किसी भी अच्छी डॉक्टर के पास मुझे लेकर चलिए। जवाब में मेरे पति ने कहा कि ना तो मेरे पास तुम्हारे लिए इतना समय है और ना ही इतने पैसे कि तुम पर इस तरीके से बर्बाद करूं। जो तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं ना, जिनको बांझ बोलते हैं, उन पर किसी तरीके का कोई इलाज काम नहीं करता। तुम बच्चा पैदा करने लायक ही नहीं हो। उनकी बातों से अब मैं दिमागी तौर पर भी परेशान होने लगी थी। अक्सर रोने का मन करता था, चुपचाप रहने का मन करता था, अकेले बैठने का मन करता था। उन दिनों मेरी सास ने ही मेरे छोटे देवर के लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढ ली थी। मैंने सोचा कि हो सकता है अगर मेरी देवरानी आएगी तो मुझे शायद इस घर में थोड़ी इज्जत मिलने लगेगी। इसलिए मैंने अपने देवर की शादी में भी सब कुछ बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की। घर की सारी तैयारियों में मदद की। पूरे घर का काम भी अपने हाथों में ले लिया था मैंने। कुछ ही दिनों में शादी का दिन भी आ गया और रीमा मेरी छोटी देवरानी बनकर हमारे घर आ गई। उसके आने पर मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा था कि चलो अब मुझे रीमा का साथ और समय मिलेगा, कोई तो होगा जिससे मैं अपना दुख बांट पाऊंगी। मैंने पहले ही दिन से उससे अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये भी मेरी गलतफहमी ही थी, क्योंकि रीमा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी तो वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अक्सर अकेले रहना ही पसंद करती थी। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं उसके लिए कुछ करूं जिससे उसकी और मेरी अच्छे से बने।
हम बहनों की तरह यहाँ रहे। जिस दिन से मेरी देवरानी आई थी, मेरी सास और मेरी ननद दोनों का ही व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। मेरी ननद तो 24 घंटे उसके पीछे ही चिपकी रहती थी। अभी रीमा की शादी को महीना भर भी नहीं हुआ था कि उसका जी मिचलाने लगा। जब मुझे ये बात पता चली तो आपको सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होनी शुरू हो गई थी कि अगर रीमा प्रेग्नेंट हो गई तो ये लोग तो मेरा जीना ही मुश्किल कर देंगे। रीमा को मेरी सास हॉस्पिटल ले गई और वहां यही पता चला कि वो मां बनने वाली है। पूरे घर में तो खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे ऊपर ये किसी बिजली गिरने से कम नहीं था। अब तो मेरी सास को और भी मौका मिल गया। अब तो इन लोगों ने मुझे सीधा बांझ बोलना ही शुरू कर दिया था। उठते बैठते ये लोग मुझे बांझ बोलकर ही बुलाते थे। मेरे पति भी कम नहीं थे, वो भी मुझे ही ताना मारते थे, जबकि बच्चा पैदा करने की कोशिश कभी उन्होंने भी कुछ खास की नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर बच्चा ना हो तो उसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ औरत पर ही आता है। उस दिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरा मन अंदर से बहुत रो रहा था। कुछ समय हुआ ही था कि मेरी देवरानी दरवाजे पर खड़ी थी। वो पूछने लगी कि मैं अंदर आ जाऊं। मैंने रीमा को कहा कि हाँ आओ ना। आज से पहले तो रीमा कभी भी मेरे पास नहीं आई थी। आज वो पहली बार ही कमरे में आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे इस तरीके से देखकर मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, तुम ठीक हो, कुछ हो तो नहीं रहा। मुझसे कहने लगी कि मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ। मैंने कहा तुम मुझे कुछ भी बोल सकती हो। मैंने आगे पूछा क्या बात है। रीमा कहने लगी कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं देख रही हूँ कि जिस दिन से मेरी प्रेगनेंसी की बात यहाँ सबको पता चली है, उस दिन से सबने आपका जीना मुश्किल कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने बोला नहीं रीमा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। बच्चे तो भगवान का एक अनमोल तोहफा है। ये तो भगवान की मर्जी है कि वो ये तोहफा किसको देना चाहते हैं और किसको नहीं। इस पर तुम्हारा और मेरा कोई जोर नहीं है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम प्रेग्नेंट हो, मैं बहुत खुश हूं। आखिर ये बच्चा मेरा भी तो होगा ना। रीमा ने आगे कहा दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे डर है कि जिस दिन मैं इस बच्चे को इस दुनिया में ले आऊंगी, उसी दिन आज जो ये लोग खुश हो रहे हैं, यही लोग मुझे खुद घर से बाहर निकाल देंगे। मैंने कहा तुम ये सब मत सोचो, भगवान ना करे कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी तसल्ली दिखी। थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर वो कमरे से बाहर चली गई। रीमा के बाहर जाते ही अंकित कमरे में आए। पता नहीं आज वो कुछ बेचैन लग रहे थे। पूरे कमरे में इधर से उधर घूम रहे थे। मुझे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, पर शायद पूछ नहीं पा रहे। मैंने आगे से खुद ही पूछा कि क्या हुआ, आप मुझे कुछ बोलना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर जैसे उनमें थोड़ी हिम्मत आ गई हो, वो मेरे पास आकर बैठे और बोले हाँ। फटाफट से मेरे पास आकर बैठ गए और पूछने रीमा यहाँ क्यों आई थी। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ी बात कर रही थी। तो कहने लगी क्या बात कर रही थी। मैंने बोला ऐसा कुछ खास नहीं। तो वो कहने लगे कि तुम मुझे एक एक बात बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या बात हुई है। अब मुझे उनके ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगा था। अंकित ने आज तक मुझ में तो इतनी दिलचस्पी कभी नहीं ली थी जितनी आज वो रीमा की बात जानने में ले रहे थे। मुझे कहने लगे कि मुझे रीमा का एक एक शब्द बताओ। अब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उन्हें कहा कि वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की ही बात कर रही थी। मेरी ये बात सुनते ही उनका चेहरा तो जैसे नीला पड़ गया। वो बोले किस तरीके की प्रेगनेंसी की बात कर रही थी। मैंने बोला कि आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, यह हम औरतों के बीच की बात है, आप इससे थोड़ा दूर ही रहिए। मैं वहां से उठी और बाहर चली गई। आज मुझे अंकित का बर्ताव बहुत अलग अलग लग रहा था। वैसे तो मुझे रीमा की बातें भी अलग ही लग रही थी। मेरी सास और ननद तो रीमा के ही गुणगान गाते रहते पूरा दिन। रीमा के आगे पीछे ही घूमते रहते थे, उसकी तारीफों के पुल बांधते थे। मेरा देवर भी बहुत खुश था। वो हर रोज रीमा के लिए उसकी पसंद के फूल और मिठाइयां लाया करता था। उन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि क्या प्रेगनेंसी इतनी खूबसूरत होती है। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो क्या अंकित भी मेरे लिए ये सब कुछ करेंगे। यही सब सोचते सोचते मैं किचन में आ गई। किचन में आकर भी मेरा ध्यान कहीं और ही था। पीछे से अंकित आकर मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं जरा डॉक्टर से मिलाती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपको नहीं साथ चलने के लिए कहूंगी। वो हंसने लगे, कहने लगे क्या तुम अब तक सपने ही देख रही हो। अब तो तुम्हें अपने बांझपन पर यकीन हो जाना चाहिए था।
मुझे अंकित की ऐसी बातों को सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता था। मुझे आदत हो गई थी अपने आप को बांझ सुनने की। पहले तो सबकी बातें सुनकर रोना आता भी था, अब तो आंखों में भी आंसू सूख गए थे। अंकित ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। कुछ देर बाद रीमा किचन में आई, कहने लगी, दीदी मुझे भूख लग रही है। मैंने रीमा को कहा कि तुम बाहर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मैंने ध्यान दिया कि रीमा अब मेरी इज्जत करने लगी थी। जब से उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था, तब से रीमा ने भी देखा था कि ये लोग मुझे किस तरीके की बातें सुनाते हैं। शायद इसलिए वो ऐसा करती थी। कुछ ही देर में नाश्ता तैयार हो गया और फिर वो और मैं साथ में बैठकर ही नाश्ता कर रहे थे कि रीमा ने मुझसे पूछा कि दीदी आपके मायके वाले कहाँ हैं? कभी कोई आता नहीं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए? मैंने उसे कहा कि मेरे पापा तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और भाई बहन कोई मेरा था ही नहीं। जब मेरी शादी हुई तो उसके कुछ ही समय बाद माँ भी चली गई। आज जो तुम देखती हो ना कि पूरा घर मुझे क्या क्या नहीं बोलता, ये लोग सिर्फ इसलिए ही ऐसा करते हैं मेरे साथ, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब मेरा मायका तो कब का खत्म हो गया। अगर मेरे साथ कोई होता तो इन लोगों की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि मुझसे इतना सब कुछ कह सके। मेरी बात सुनने के बाद रीमा थोड़ी परेशान हो गई। मैंने उसे कहा कि तुम परेशान मत हो, देखो भगवान की दया है कि तुम प्रेग्नेंट हो, कम से कम तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मैं किस पड़ाव से गुजरी हूँ। रीमा बहुत उदास लग रही थी। वो कहने लगी, दीदी क्या हुआ अगर मैं आपके जैसे दुख से नहीं गुजरी? पर आप देख लेना कि जिस दिन मैं इन्हें बच्चा दे दूंगी, ये लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैंने रीमा से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि बच्चा होने के बाद ये लोग तुम्हें निकाल देंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि सब तुम्हें और ज्यादा प्यार करने लगेंगे, सब तुम्हें सराखों पर बिठाएंगे। रीमा ने मुझे उठते हुए कहा कि दीदी ये आपका सिर्फ ख्याली पुलाव है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और वो वहां से चली गई। जब रात हुई तो फिर से मेरे कमरे में आई और ना जाने किस बात की माफी मांग रही थी। मुझे आज तक भी ये समझ नहीं आया था कि वो इस तरीके से बातें क्यों करती थी और ये माफी मुझसे क्यों मांगती थी। समय यूं ही बीतता गया और धीरे धीरे रीमा की डिलीवरी का भी समय आ गया। जैसे जैसे रीमा अपनी डिलीवरी समय की तरफ बढ़ रही थी, उसकी बेचैनी भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी। जिस दिन उसकी डिलीवरी होने वाली थी, उसने अपने आप को अपने ही कमरे में बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी तकलीफ भरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। मेरी सास उसके पास गई। उन्होंने उसका दरवाजा खटखटाया, उसे बोला कि दरवाजा खोलो, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो कहने लगी कि नहीं, मैं डिलीवरी घर पर ही करना चाहती हूँ। मेरी सास ने 2-3 बार कहा कि बेटा अस्पताल चलते हैं, लेकिन वो नहीं मानी। ना जाने कैसी जिद थी। मेरी सास को तो बस यही डर लग रहा था कि कहीं उसके बचपने के चक्कर में घर का वारिस ना चला जाए। सास ने रीमा को फिर से कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम घर पर ही डिलीवरी करना चाहती हो तो मैं यहाँ की दाई को बुला देती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन रीमा ने जवाब दिया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास दीदी को भेज दीजिए। मेरा नाम सुनते ही मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में, मैं क्या ही मदद करती रीमा की। पर मेरी सास ने मुझे रीमा के कमरे में जबरदस्ती भेज दिया। जैसे ही मैं अंदर गई तो रीमा को देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो तो अपने हाथ में एक बच्चा लिए पहले ही बैठी थी और जोर जोर से रो भी रही थी। मुझे कहने लगी कि दीदी आप प्लीज मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैंने रीमा से कहा, रीमा मैं कहाँ जाऊंगी इसे लेकर, तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैंने रीमा को कहा कि अगर मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली भी जाती हूँ तो मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। रीमा ने मुझे कागज पर एक एड्रेस लिखकर दिया और कहा कि आप प्लीज इसे लेकर यहाँ से चली जाइए। रीमा की बात मानकर मैं सबसे छुपते छुपाते वहां से भाग गई। रीमा ने मुझे कहा था कि उसकी कोई मजबूरी है जो वो मुझे अभी नहीं बता सकती, वो मुझे बाद में आराम से बताएगी। वो कहने लगी कि अगर आज इन लोगों ने मेरा बच्चा देख लिया तो ये मुझे जान से मार देंगे। मुझे भी उस टाइम जो सही लगा मैंने वही किया। जब मैं रीमा के दिए गए पते पर पहुंची तो वहां जाकर जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, एक आदमी बाहर निकला। वो मुझे देखते ही कहने लगा कि आप तो रीमा की बड़ी जिठानी है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो मुझे अपने साथ अंदर ले गया जहां पर रीमा के घर वाले थे। रीमा की मम्मी, भाई और बहन सब वहीं एक जगह थे। और रीमा की मम्मी मुझसे कहने लगी कि बेटा तुम्हारी गोद में क्या है? मैंने उन्हें कहा कि माँ जी ये रीमा का बच्चा है
उसने अभी कुछ देर पहले ही बच्चे को जन्म दिया है। मेरी बात सुनने के साथ ही रीमा के घर वाले बहुत खुश हुए और उसकी मम्मी ने जल्दी से बढ़कर बच्चे को मेरी गोदी से ले लिया। जैसे ही बच्चे को देखने के लिए उन्होंने उसके मुंह से कपड़ा हटाया, सब एकदम चौंक गए। रीमा की मम्मी मुझे कहने लगी कि बेटा तुम झूठ क्यों बोल रही थी, कहाँ है इसमें बच्चा? उसमें सच में कोई बच्चा नहीं था। उसमें कपड़े से बनी एक मोटी सी गठरी थी जिसको रीमा ने बच्चे की तरह ही सिल दिया था। उसका वजन भी इतना था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इसमें बच्चा है भी या नहीं। मजाक तो खुद रीमा ने मेरे साथ कर दिया था और मैं भी पागलों की तरह वहां से इसे लेकर भागती हुई यहाँ आ गई। ना जाने उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब मैं आगे क्या जवाब दूंगी? अपने ससुराल वापस कैसे लौट पाऊंगी? तभी रीमा की बड़ी बहन वहां आई और वो कहने लगी कि रीमा इतनी नासमझ नहीं कि वो ऐसा कोई मजाक करे आपसे। जरूर कोई ना कोई बात होगी, हमें इंतजार करना चाहिए उसका। जैसे ही उस कपड़े को नीचे रखा तो उसमें से एक रिपोर्ट निकली। वो रिपोर्ट रीमा की बड़ी बहन के हाथ में ही थी। वो कहने लगी कि देखो रीमा ने कोई मजाक नहीं किया, इसमें तो आपके पति की रिपोर्ट है। रिपोर्ट को पढ़ते पढ़ते रीमा की बड़ी बहन चौंक गई थी। वो मुझसे कहने लगे कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो आपकी ही सास और पति ने किया है। देखिए इस रिपोर्ट को, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके पति कभी बाप नहीं बन सकते। वो कहने लगी कि रीमा ने हमें बताया था कि सब लोग आपको कैसे बांझ बांझ कह के बुलाते हैं, पर बांझ आप नहीं, आपका पति है। कमी उसमें है, आप में नहीं। उतने में रीमा भी वहां पहुंच गई। रीमा ने सबको बताया कि उसकी प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ एक नाटक थी। वो कहने लगी कि जब मैं पहले दिन शादी करके उस घर में गई तभी सबका व्यवहार दीदी के लिए देख लिया था मैंने। मुझे उसी दिन से डर लगने लगा था कि अगर मेरा बच्चा होने में थोड़ी भी देरी हुई तो ये सब लोग मुझे भी बांझ कहकर ही बुलाएंगे। मैं वो नफरत नहीं झेल सकती थी जो दीदी इतने सालों से झेल रही थी, इसलिए मैंने ये नाटक किया। भाई के बांझ होने का पता मुझे तब चला जब एक दिन सफाई करते हुए मुझे भाई की रिपोर्ट मिली। भैया को पहले से ही पता था कि वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है, क्योंकि दीदी शायद आपकी शादी को इतना समय हो गया था, तो मे बी भाई ने बिना बताए ये टेस्ट करा लिया होगा। पर जब उन्हें पता चला होगा कि वो इस लायक नहीं है तो उन्होंने ये सब कुछ आपके ऊपर डालना शुरू कर दिया। रीमा कहने लगी कि मेरे पति ने तो बहुत बार मुझ पर हाथ भी उठाया, मुझे अक्सर मारते हैं वो। ये बात सुनते ही रीमा के मम्मी पापा आग बबूला हो गए। वो कहने लगे कि तुम्हें वापस उस घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है और उन लोगों को हम बिना कुछ बोले छोड़ेंगे भी नहीं। उसी समय रीमा के मम्मी पापा मुझे और रीमा हम दोनों को ही लेकर मेरे ससुराल पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो मेरी सास, ननद और उनके दोनों बेटे वहां बैठे हुए हमारा इंतजार कर रहे थे। हमारे पहुंचते ही कहने लगे कि आ गई तुम दोनों, इस घर के अलावा जाओगी भी कहां? तुम्हारी तो अकल ठिकाने आ गई होगी इतना पिटने के बाद। आगे से हम सबसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। तब तक उन्होंने रीमा के पापा को देखा नहीं था। मेरी सास मुझे कहने लगी, अगर तुझे इस घर में रहना है तो चुपचाप अपना मुंह बंद करके रहना होगा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो रीमा का हुआ है। रीमा के पापा उसी समय अंदर आ गए। वो कहने लगे कि जब बांझ तुम्हारा बेटा है तो तुमने कैसे इस लड़की को बांझ बोल बोलकर उसका जीना मुश्किल कर दिया। यहाँ खुद का सिक्का खोटा निकला तो तुम दूसरों में कमी निकालने लगी, पर इसे तुम्हारी कमी छुपती नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? रीमा के पापा ने उसी समय पुलिस को फोन किया। पुलिस कुछ ही देर में वहां पर आकर उन लोगों को ले गई। हम दोनों ने ही अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस कर दिया था। मुकदमा आज भी चल ही रहा है, लेकिन मेरा और रीमा दोनों का ही अपने पति से डाइवोर्स हो गया। हम दोनों खुश हैं आज। रीमा के मम्मी पापा ने हम दोनों की शादी एक अच्छा घर देखकर कर दी। मेरे मम्मी पापा तो नहीं थे इस दुनिया में, लेकिन मुझे रीमा के मम्मी पापा से अपने माँ बाप वाला ही प्यार मिला। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। आज हम दोनों के ही पति बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। मैं रीमा की शुक्रगुजार हूँ। रीमा की समझदारी और बहादुरी की वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो ना जाने वो लोग मेरे साथ क्या क्या करते। और वो खुद भी एक झूठे रिश्ते से बाहर निकल आई थी। आज भी ऐसी औरतें मौजूद हैं जो अपने बेटों की कमी को अपनी बहू के ऊपर थोप देती हैं। उनके लिए अपना बच्चा बच्चा है और दूसरे का बच्चा कुछ भी नहीं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए।